हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वंशियन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी जिंग वैन कबीले के बचे हुए लोगों को लेकर वहां से चला गया था। वी जिंग उनकी मदद करना चाहता था क्योंकि वी जिंग को पता था कि जब वी जिंग को दफन माउंटेन में फेंक दिया गया था तो इन्हीं लोगों ने वी जिंग की मदद की थी। तो अब वी जिंग उनकी मदद करना चाहता था। जब सभी कबीले के लोगों को ये पता चला कि वी जिंग वैन कबीले के लोगों को लेकर भाग गया है यहाँ से, तो सभी लोग बहुत गुस्सा आए और उन्होंने जियांग चेंग से बोल दिया कि वो वी जिंग को यहाँ लेकर आए और उसे सबसे माफ़ी मांगने के लिए बोल दे। जियांग चेंग अपने सिर को हाँ में हिला देता है और वो बोल देता है कि वो वी जिंग को लेकर यहाँ पर आएगा और उन सभी से माफ़ी मंगवाएगा। जियांग चेंग अगली मॉर्निंग होते ही वी जिंग को वहाँ से लाने के लिए चला जाता है। जब जियांग चेंग दफन माउंटेन पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बैरियर लगाया गया है, इसीलिए जियांग चेंग ने उस बैरियर को तोड़ दिया था। उस बैरियर को तोड़ने के बाद दफन माउंटेन के अंदर चला जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तब वो देखता है कि यहाँ पर वैन कबीले के कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं और नॉर्मल ही लोग हैं, वो वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे। जैसे ही सब लोग जियांग चेंग को वहाँ देखते तब वो एक जगह खड़े हो जाते हैं और चुपचाप सभी चीज़ें देखने लगते हैं। तभी जियांग चेंग वी जिंग को वहाँ वैन किंग के साथ आते हुए देखता है। जैसे ही जियांग चेंग वी जिंग को देखता है तब वो बोलता है वी जिंग। जैसे ही वी जिंग जियांग चेंग की आवाज़ सुनता है वो उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और वो बोलता है जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे मिलने आए हो? वी जिंग जियांग चेंग को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाता है। जियांग चेंग वी जिंग को देखता है और बोलता है वापस चलो। वी जिंग जब जियांग चेंग के मुंह से ये सुनता है तब वो पीछे मुड़ जाता है और बोलता है जियांग चेंग, मैं वापस नहीं चल सकता हूँ। जियांग चेंग जब ये सुनता है तब वो गुस्से में बोलता है वी जिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। वी जिंग, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम जानते हो शिजी कब से परेशान हो रही हैं तुम्हारे लिए और तुम बोल रहे हो तुम वापस नहीं जाओगे? तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? वी जिंग जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है जियांग चेंग, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैं इन मासूम लोगों को ऐसे मरते हुए छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जियांग चेंग वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है वी जिंग, तुम इन लोगों के लिए अपने परिवार को छोड़ोगे? वी जिंग उनकी ओर देखता है, फिर वो जियांग चेंग की ओर देखता है और बोलता है चेंग, ये कोई दूसरे नहीं हैं, ये भी मेरे अपने ही हैं, अब यही मेरा परिवार है। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। जियांग चेंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है वी, तुम क्या बोल रहे हो? वी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मॉम डैड की मृत्यु के बाद अब हम तीनों ही हैं एक दूसरे के लिए, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारी फैमिली अब ये है? वी जिंग, आज तुमने सच में मुझे बहुत हर्ट किया है। जियांग चेंग के बार बार समझाने पर भी वी जिंग नहीं माना। उसने बोल दिया कि वो नहीं आएगा। जियांग चेंग ने भी गुस्से में बोल दिया अगर वो नहीं आएगा तो वो सबको जाकर बता देगा। जियांग कबीला छोड़ चुका है। वी ने कहा कि ठीक है, तुम बोल सकते हो सबके जाकर कि मैंने वी कबीला छोड़ दिया है। कुछ देर और बातें करने के बाद जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है। वी जिंग को भी बहुत बुरा लगा कि उसे अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा, लेकिन वो क्या कर सकता है? इन लोगों को बचाने के लिए उसे ये करना ही होगा। जियांग चेंग के चले जाने के बाद वी जिंग फिर से उन सब की ओर देखता है और एक फोर्सफुल स्माइल देते हुए बोलता है आप सब अपना काम कीजिए, सब ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग फिर से अपना काम करने लगते हैं। जियांग चेंग को वहाँ से आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। जियांग चेंग अपनी शिजे को किसी तरह समझाकर वापस जियांग कबीला ले जाता है, लेकिन जियांग यान ली वी जिंग के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। वो हर बार वी जिंग के बारे में जियांग चेंग से पूछती, लेकिन जियांग चेंग उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वो बोल देता कि सीजे, अब वी जिंग वापस कभी नहीं आएगा। प्लीज़ सीजे, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो वापस कभी नहीं आएगा। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीजे उसने आने से मना कर दिया। जियांग यानली जब ये सुनती है तब वो जियांग चेंग की ओर देखती है और बोलती है मुझे एक बार वी जिंग से मिलना है, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? जियांग चेंग जब ये सुनता है तब वो उन्हें मना कर देता है। जियांग यानली जियांग चेंग से बहुत बार बोलती है कि वो उसे वहाँ पर ले जाए, लेकिन जियांग चेंग मना कर देता है। आखिरकार जियांग यानली को वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिलती और वहाँ दूसरी तरफ वी जिंग से मिलने के लिए वांग जी भी आया था। जब वांग जी वी जिंग से मिलने के लिए दफन माउंटेन आया तब उसने वी जिंग से बात की। वी जिंग उससे बात तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। कुछ देर वी जिंग से बातें करने के बाद वांग जी वापस अपने कबीला लौट आया। जब वांग जी वापस क्लाउड रेसेस में लौटा तो उसे उसके अंकल ने सजा दी वी जिंग से मिलने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वांग जी वहाँ क्यों गया है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब वी जिंग को दफन माउंटेन में रहते हुए 6 महीने हो चुके थे। वी जिंग उन सब के साथ पूरी फैमिली की तरह रहता था। बिल्कुल वी जिंग उनके साथ घुल मिल गया था। वी जिंग उनके साथ रहकर बहुत खुश था, लेकिन कभी कभी वी जिंग को अपनी शिजी की बहुत याद आया करती थी।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे जब वो जियांग जेंग और अपनी शीजी के बारे में सोचता था। अभी भी वी यिंग को अपनी फ्लैशबैक की मेमोरीज याद आती हैं, लेकिन फिर से जब वो उठता है तब वो फिर से उन्हें भूल जाता है। वी यिंग के नेक पर उसे बहुत पेन होता है क्योंकि उसके नेक पर अभी भी वो मार्क बना हुआ है, जिस वजह से वी यिंग को बहुत पेन होता है। आज जिन कबीले को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था क्योंकि आज जिन कबीले में उनके सबसे बड़े राजकुमार जिन जूशन की शादी थी जियांग यानली से। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन जियांग यानली की आंखों में आंसू थे। एक तरफ उसे अपनी शादी होने की खुशी थी और दूसरी तरफ वी यिंग की यहाँ न होने से उसे दुख था। जियांग जेंग समझ सकता था कि उसकी चीज़ें अपनी वेडिंग के दिन भी खुश नहीं हैं। जियांग यानली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने इस शादी से पहले करने से मना कर दिया था, लेकिन जियांग जेंग ने अपनी चीज़ें को समझाया कि वो कब तक इसी तरह रहेंगी। विंग ने कहा था कि वो वापस नहीं लौटेगा सीजे। अगर उसे लौटना होता तो वो 6 महीने पहले ही लौट आता। विंग अब कभी वापस नहीं लौटेगा। जियांग जेंग के बहुत समझाने के बाद जियांग यानली इस शादी के लिए मान जाती हैं और आज उनकी शादी थी। सभी कबीले के कुल प्रमुख और उनके सभी राजकुमारों को जिन कबीले में बुलाया गया था, लैन शियन, म्यान म्यान, सभी लोग वहाँ थे। लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है और उसे एक इशारा करती है। उसके इशारा करने के बाद म्यान म्यान और लैन शिया दोनों ही जिन कबीले से बाहर चले जाते हैं। जिन कबीले से जाने के बाद म्यान म्यान और लैन शिया अपने पावर्स का यूज़ करते हैं और वो दफन माउंटेन चले जाते हैं। जैसे ही म्यान म्यान दफन माउंटेन आती है तब वो देखती है कि वहाँ पर एक बैरियर लगाया गया था। उस बैरियर को देखने के बाद लैन शिया और म्यान म्यान दोनों ने ही उस तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों मिलकर भी इस बैरियर को नहीं तोड़ पाए क्योंकि ये बैरियर डार्क कल्टीवेशन से लगाया गया था और लैन शिया और म्यान म्यान दोनों ही प्योर थी, जिस वजह से वो इसे नहीं तोड़ पाई। म्यान म्यान लैन शिया की ओर देखती है और बोलती है, राजकुमारी हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है और बोलती है, नहीं, मैं विंग का यहाँ इंतज़ार करूँगी, कोई ना कोई तो यहाँ ज़रूर आएगा, मुझे विंग से मिलना होगा। मैं अब और वी यिंग को ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मुझे उसे वापस लेकर जाना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ वी यिंग के बिना। म्यान म्यान समझ सकती थी कि लैन शिया आज वी यिंग से बिना मिले यहाँ से नहीं जाएगी, इसलिए वो दोनों वहाँ बैठकर वी यिंग का इंतज़ार करने लगते हैं। काफ़ी देर हो जाने के बाद वहाँ पर कोई नहीं आया। अब तो रात होने वाली थी। म्यान म्यान लैन शिया की ओर देखती है और बोलती है, राजकुमारी अब हमें चलना होगा, बहुत रात होने वाली है, अगर हम कबीला वापस नहीं लौटे तो हम सबको क्या बताएंगे। लैन शिया म्यान म्यान की ओर देखती है और बोलती है, म्यान म्यान तुम वापस कबीला लौट जाओ, लेकिन मैं वी यिंग से बिना मिले नहीं आऊँगी, तुम जा सकती हो। आखिरकार लैन शिया म्यान म्यान को वहाँ से भेज देती है और वो वहीं पर बैठी रहती है, विंग का इंतज़ार करती रहती है। अब तो बहुत रात हो चुकी थी, तभी उसे वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है। लैन शिया जल्द से खड़ी होती हैं और वो उस बैरियर की ओर देखने लगती है। तभी वहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है। लैन शिया अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो उस ओल्ड लेडी की ओर देखने लगती है। वो ओल्ड लेडी लैन शिया के पास आती हैं और बोलती है, राजकुमारी आप यहाँ से जाइए, राजकुमार ने हमें कहा है कि हम आपको बता दें कि आपको यहाँ से जाना होगा। लैन शिया उसकी ओर देखती हैं और बोलती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, जब तक मैं विंग से नहीं मिल लेती हूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ग्रैनी वैन लैन शिया को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन लैन शिया उन्हें बोल देती है कि उन्होंने कहा वो यहाँ से नहीं जाएंगी तो नहीं जाएंगी। ग्रैनी वैन बहुत देर तक उसे समझाने के बाद भी जब वो नहीं जाती तब वो ग्रैनी वैन थक कर वापस अंदर लौट जाती हैं और लैन शिया वापस वहीं बैठ जाती हैं। कुछ देर के बाद वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगती है। लैन शिया जब ये देखती है तब वो एक पेड़ के नीचे वहीं पास में बैठ जाती है, लेकिन बारिश बहुत तेज थी जिस वजह से लैन शिया पूरी भीग जाती है। उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे कोल्ड होने लगी थी और वो ठंड की वजह से कांपने लगती है। उसकी पूरी बॉडी वाइट होती जा रही थी ठंड के कारण। बहुत मुश्किल से वो वहाँ पर बैठी रह रही थी। तभी अचानक से उसे वहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही लैन शिया उस आवाज़ की ओर देखती है तो वहाँ पर लैन शिया को वी यिंग दिखाई देता है। वी यिंग को देखने के बाद लैन शिया बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से वहाँ से खड़ी होती है और वो भाग कर जाकर वी यिंग को हग कर लेती है। वी यिंग को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वी यिंग लैन शिया को कुछ बोल पाता, लैन शिया वहाँ पर वी यिंग की बाहों में ही बेहोश हो जाती हैं। वी यिंग को कुछ भी समझ नहीं आया। वी यिंग एक गहरी सांस लेता है और वो लैन शिया को अपने लैब में कैरी करता है और वो उसे
अंदर लेकर चला जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लैंशिया धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करती है। जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करती हैं तब वो देखती है कि वो किसी गुफा के अंदर एक पत्थर पर लेटी हुई है। लैंशिया धीरे धीरे उठ जाती है। जैसे ही वो उठती हैं तो उसके पास फिर से वही लेडी आती हैं जो उसे कल रात ये बोलने के लिए आई थी कि वो वापस चली जाए। जैसे ही लैंशिया उन्हें देखती है वो उन्हें वो करती है और बोलती है, आप कौन हैं? जैसे ही वो लेडीज़ ये सुनती है तब वो उन्हें वो करते हुए बोलती है, राजकुमारी मैं ग्रैनी वैन हूँ। ये सुनने के बाद लैंशिया उनसे बोलती है, ग्रैनी वैन क्या आप मुझे बता सकती हैं मैं कहाँ हूँ और वीकिंग कहाँ है? ग्रैनी वैन लैंशिया की ओर देखती हैं और बोलती है, राजकुमारी आप मेरी केव के अंदर हैं, लेकिन बीइंग यहाँ नहीं है, बीइंग अपनी केव में है, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। लेकिन लैंशिया उनकी ओर देखती हैं और बोलती है, ग्रैनी वैन प्लीज़ मुझे बताइए बीइंग कहाँ है, मेरा मिलना उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ग्रैनी वैन बोलती हैं, अगर आप वहाँ गईं तो राजकुमार भी बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन लैंशिया उन्हें किसी भी तरह से मना लेती हैं। ग्रैनी वैन लैंशिया को लेकर विंग की गुफा के पास आती हैं और बोलती हैं, इसी में है राजकुमार भी। लैंशिया किसी भी चीज़ का वेट नहीं करती, वो जल्दी से गुफा के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही लैंशिया गुफा के अंदर जाती है तब वो विजिंग को वहाँ एक जगह बैठे हुए देखती हैं और विजिंग वहाँ पर कुछ काम कर रहा था। लैंशिया जल्दी से जाती है और विंग को टाइटली होल्ड कर लेती है। अचानक से हुए इस मोमेंट के कारण विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके हाथ से एक ताबीज़ नीचे गिर जाता है। विंग को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया। विंग इस सडन एक्शन से बहुत ज़्यादा घबरा गया था। लैंशिया जिसने विंग को गले लगाया हुआ था वो जल्दी से बोलती है, विंग प्लीज़ दोबारा मुझसे दूर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग प्लीज़। लैंशिया विंग को और भी टाइटली हग करने लगती है। विंग जब ये सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता। विंग जल्दी से लैंशिया को खुद से दूर करता है और बोलता है, राजकुमारी ये आप क्या बोल रही हैं, आपको पता भी है? लेकिन लैंशिया विंग की ओर देखती है और बोलती है, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? नहीं मुझे पता है, तुम्हें सब याद है, प्लीज़ विंग याद करने की कोशिश करो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ विंग प्लीज़ याद करने की कोशिश करो। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लैंशिया बार बार विंग से बोल रही थी कि वो उससे प्यार करती है। विंग के सर में दर्द होने लगता है। लैंशिया फिर से विंग के करीब जाने लगती है, लेकिन विंग उससे दूर हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लैंशिया बार बार विंग के करीब आ रही थी। लैंशिया ने दोबारा विंग को हग किया और वो बोलती है, विंग प्लीज़ याद करने की कोशिश करो, तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं भी, हम तो एक दूसरे से शादी करने वाले थे ना, विंग प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। लेकिन विंग लैंशिया को दूर करता है और बोलता है, प्लीज़ राजकुमारी दूर रहिए मुझसे, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। विंग का सर में दर्द होने लगता है। लैंशिया विंग की फेस को पकड़ती हैं और बोलती हैं, विंग मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नज़र नहीं आता? क्या तुम्हें ये नहीं देख सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, मैंने तुम्हारे लिए इतना इंतज़ार किया है, नहीं अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती हूँ। विंग मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मेरी आंखों में देखना होगा। विंग धीरे धीरे लैंशिया की ओर देखने लगता है। विंग जैसे ही लैंशिया की आंखों में देखने लगता है उसकी आंखें फिर से ब्लू होने लगती हैं। विंग जैसे जैसे लैंशिया की ओर देखता जा रहा था उसकी आंखें ब्लू होते जा रही थी और लैंशिया धीरे धीरे विंग के और भी ज़्यादा करीब आ रही थी। विंग की आईज़ पूरी तरह से ब्लू हो जाने के बाद वो लैंशिया की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, तुम वापस आ गई। जैसे ही लैंशिया ये सुनती है वो बहुत खुश हो जाती हैं और अचानक से लैंशिया की आइज़ भी बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, उसकी आंखें बिल्कुल ऑरेंज कलर की हो जाती हैं। विंग लैंशिया एक दूसरे के बहुत करीब थे। लैंशिया जल्दी से विंग को हग कर लेती हैं बहुत टाइटली और वो बोलती हैं, आखिरकार विंग तुम्हें याद आ गया, तुम्हें याद आ गया विंग। विंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मुझे सब याद आ गया। विंग भी लैंशिया को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है, उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। विंग धीरे धीरे लैंशिया को खुद से दूर करता है और वो उसकी आइज़ में देखने लगता है। लैंशिया अपने एक हाथ को विंग के फेस पर रखती हैं और उसके और भी ज़्यादा करीब जाने लगती हैं। लैंशिया विंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। लैंशिया ने अपने फेस को विंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। लैंशिया ने विंग के फेस पर अपने एक हाथ को रखा और वो विंग के फेस पर अपने दोनों हाथों को रखती है। इसके बाद लैंशिया धीरे धीरे विंग को किस करने लगती हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद
लैंशिया वीजिंग से दूर होते हैं। वीजिंग लैंशिया की ओर देखता है और एक स्माइल करता है। इसके बाद लैंशिया वीजिंग को फिर से टाइटली होल्ड कर लेती है। वीजिंग लैंशिया को अपनी बाहों में कस कर पकड़ लेता है। कुछ देर तक एक दूसरे को इसी तरह गले लगाने के बाद लैंशिया वीजिंग की लिप्स पर फिर से उसे किस करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। वीजिंग और लैंशिया अपने नाइट को एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं। अगली मॉर्निंग को जब वीजिंग उठता है तब वो अपनी बाहों में लैंशिया को सोए हुए देखता है। वीजिंग की आइज़ अभी भी पूरी तरह से ब्लू थी। वो बिल्कुल पुराने वाला वीजिंग बन गया था जो लैंशिया से प्यार करता है। लैंशिया को अपनी बाहों में सोता हुआ देखकर वीजिंग को बहुत खुशी होती है। धीरे धीरे लैंशिया भी उठ जाती है। लैंशिया वीजिंग को अपने सामने देखकर और अपने इतना करीब देखकर बहुत खुश होती है। उसने वीजिंग को टाइटली होल्ड किया। इसके बाद वीजिंग उससे बोलता है कि अब उसे तैयार होकर वापस अपने कबीला लौट जाना चाहिए। लैंशिया जाने से मना कर देती है, लेकिन वीजिंग उसे बोल देता है कि उसे वापस जाना होगा। वो बहुत जल्द उसे वापस लेने के लिए आएगा। लैंशिया भी मान जाती है। इसके बाद वो रेडी होती हैं और वो उसे लेकर दफन माउंटेन के गेट पर चला जाता है। लैंशिया वीजिंग दफन माउंटेन के गेट पर खड़े हुए थे। वीजिंग ने लैंशिया को हग किया और वो उसे जाने के लिए वहाँ से बोल देता है। कुछ देर तक ऐसे ही हग करने के बाद लैंशिया वीजिंग की ओर देखती है और वहाँ से चली जाती है। वीजिंग फिर वापस अपने कबीला लौट जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, और बहुत जल्द मैं इस फैन फिक्शन को कंप्लीट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन।